आज आपके साथ जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बड़ा अहम मुद्दा है, इस पर कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है। ये है जगदीप धनखड़, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति। जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो ये कहा गया कि भई वो हेल्थ की वजह से, हेल्थ ठीक नहीं है, उस पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बड़ी बात ये है कि धनखड़ जी तब बिल्कुल खामोश रहे, इतने दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई। लेकिन अब जब बोले हैं, जो कि चर्चा हो रही थी कि जब भी वो किसी पब्लिक मंच पे बोलेंगे, इंटरव्यू में जाके नहीं बोलेंगे, और वैसा ही हुआ। तो उन्होंने इंटरव्यू में जाके नहीं बोला, पब्लिक मंच पर ही जाकर बोला कि भाई मैं अपनी हेल्थ का वैसे इतना ध्यान रखता हूँ और मैंने ये इस्तीफा इस वजह से नहीं दिया। विनीता सर, मैं जी, आपकी विचार जी। विनीता जी, जब धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ था तो बहुत रहस्यमय तरीके से हुआ था और पूरे भारत में सन्नाटा था। जो राजनीति में दखल रखते हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन लोगों के बीच में सन्नाटा था कि अचानक ये क्या हुआ। क्योंकि धनखड़ जी तो ब्लू आई बॉय थे, दोनों गुजरातियों के। इनको बंगाल भेजा गया था और बंगाल में इन्होंने राज्यपाल के पद की थू थू करा दी थी। वहां की सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल में इन्होंने अपने खानदान के पता नहीं 10, 12, 15, 16 कितने लोगों को राजभवन में नियुक्त कर लिया, खुद अपने खानदान, रिश्तेदार, नातेदार। और उसके अलावा हाँ, ममता बनर्जी ये को तो आरोप तो हुए थे कि ये कई बार बहुत अपने खास लोगों को कुछ बहुत प्रॉफिट भी देते थे और दुनिया भर के उनको गिफ्ट भी दिला देते थे अपने कोटे से, इतनी इन्होंने शॉपिंग कर ली थी। अब बड़ी बात सर, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने याद दिला दिया है, अगर उनकी ये बात अब इन्होंने शुरू की है तो क्या सरकार वो बिल जारी करेगी जिसमें लोगों को पता लगे कि धनखड़ जी कैसे शॉपिंग कर रहे थे? नहीं, बंगाल में इन्होंने सिर्फ शॉपिंग नहीं की। राज्यपाल को अधिकार होता है, लोगों के, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, इन लोगों को अधिकार होता है, यहाँ तक उपराष्ट्रपति को भी अधिकार है लोगों की नियुक्तियां करने का। उसको विशेष अधिकार है कि वो अपने सहयोग के लिए तमाम लोगों की नियुक्ति कर सकता है। और मुझे जहां तक ध्यान है कि 12 या 14 रिश्तेदारों को इन्होंने, धनखड़ जी ने, बंगाल में अपने सहयोग के लिए नियुक्त कर लिया था। इन पर तमाम आरोप लगे। ममता बनर्जी को लगातार ये परेशान करते रहे और अंततः ममता बनर्जी को परेशान करने का इनको जो पुरस्कार मिला वो उपराष्ट्रपति का पद मिला। उपराष्ट्रपति के पद पर पहले वेंकटैया नायडू भी थे, वो भाजपा के रहने वाले थे, भाजपा के ही थे वो, और भाजपा के शुरू से सदस्य थे, कभी कहीं और से आए हुए नहीं थे, हार्डकोर भाजपा सदस्य थे। लेकिन वेंकटैया नायडू ने भी उपराष्ट्रपति पद को लिज्जत नहीं किया। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच करते हैं, अपने सत्ता पक्ष की तरफ उनका झुकाव होता है, लेकिन वेंकटैया नायडू ने भी यह ध्यान रखा था कि किसी भी हालत में उनकी कुर्सी के ऊपर उंगली न उठने पाए, उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है उस पर उंगली न उठने पाए, उन्होंने उसका ध्यान रखा था। लेकिन उसके पहले भैरव सिंह शेखावत भी बीजेपी के थे और वो भी राष्ट्रपति थे, वो तो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे थे राजस्थान के, लेकिन उन्होंने भी अपनी गरिमा का ध्यान रखा था। उनके समय में भी किसी ने उनको उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन धनखड़ जी ने तो हद कर दी, उन्होंने तो बिल्कुल सारी सीमाएं पार कर दी और यह स्थिति कायम कर दी उन्होंने कि अंत में उनके खिलाफ संपूर्ण विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, इंपीचमेंट, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और फिर बाद में धनखड़ जी से बीच बचाव हुआ शायद, और बीच का रास्ता निकाला गया कि जब वो ठीक से काम करेंगे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर विपक्ष ने दबाव नहीं डाला और वो वहीं का वहीं रह गया। फिर धनखड़ जी के पर निकलने लगे। धनखड़ जी को उम्मीद ये थी कि शायद उपराष्ट्रपति के बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद टूटी। हो सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से उसके बारे में अपनी इच्छा जाहिर की हो कि इसके बाद मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, मैं बनना चाहता हूं या मैं उम्मीद रखता हूं, और शायद उधर से मना हो गया। तब धनखड़ जी ने कुछ दूसरा रास्ता अपनाया और कहीं जाकर के किसानों के पक्ष में बात करने लगे। मैंने उनका एक भाषण सुना था जहां उन्होंने किसानों के बारे में बोला था, संभवतः राजस्थान के अंदर ही। और उसके बाद संसद में भी उनका रुख थोड़ा बहुत बदला बदला दिखलाई पड़ने लगा। अचानक क्या घटना घटी वो अभी भी रहस्य है। उस रहस्य के बारे में धनखड़ जी को निश्चित तौर पर देश को बताना चाहिए। धनखड़ जी अगर ईमानदार रहे होते और तब उनका इस्तीफा हुआ होता तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश की उनके प्रति सिंपैथी हुई होती। उनके इस्तीफे पर लोग दुखी हुए होते अगर थोड़े भी ईमानदारी से उन्होंने अपना पद चलाया होता। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने पद को ही बिल्कुल बेईमानी के साथ चलाया, एक तरफा चलाया, और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत आ गई, इसीलिए धनखड़ जी के इस्तीफे पर किसी को अफसोस नहीं हुआ और किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया, किसी ने उनसे जाकर के मिलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद धनखड़ जी पैदल कर दिए गए। यहां तक कि सामान्य जो औपचारिकता होती है, लोग कहते हैं कि धनखड़ जी खुद राष्ट्रपति भवन इस्तीफा देने भी नहीं गए, जो कि उसका कायदा है। उसकी कोई फोटो भी जारी नहीं की गई और जवाब यह दिया गया कि उस दिन वहां का जो राष्ट्रपति भवन का फोटोग्राफर था वो मौजूद नहीं था, इसलिए फोटो नहीं आई।
जो कि असंभव है कि एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलने जा रहा हो और वहां फोटोग्राफर मौजूद ना हो और जो मौजूद ना हो उसकी फोटो ना आए, असंभव है। कहा यह जाता है कि यह इस्तीफा राजनाथ सिंह या अन्य कोई एक दो लोगों ने जाकर के इसे टाइप किया हुआ लेके गए, इसे साइन कराया और राष्ट्रपति भवन भिजवा दिया। राष्ट्रपति भवन ने बाद में आनंद फानन में जब इसके ऊपर बहुत सवाल उठने शुरू हुए तो इस पर एक आदेश जारी किया कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, लेकिन धनखड़ जी ने उसके बाद मुंह नहीं खोला। अभी जहां तक मुझे जानकारी, जरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूं कि उपराष्ट्रपति को पूरे जीवन के लिए एक बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, पेंशन मिलती है। जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है उससे थोड़ी कम उपराष्ट्रपति को मिलती है। मेरी जानकारी अगर सही है तो संभवतः धनखड़ जी को अभी तक रहने का बंगला नहीं दिया गया है। अभी शायद वो किसी के फार्म हाउस में या कहीं और रह रहे हैं और वहां से वो अपना काम धाम चला रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि धनखड़ जी अब ऊब गए कि शायद ये सरकार उनकी पूरी तरह बेइज्जती करना चाहती है। बेइज्जती तो तभी हो गई जब ठीक है उनको इस्तीफा ले लिया था, सब कर दिया था, लेकिन नाम के लिए सही उनका एक विदाई समारोह तो कर ही देना चाहिए था। किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी जब रिटायर होता हटता है तो एक परंपरा होती है कि उसके बारे में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। पुराने प्रधानमंत्री को नया प्रधानमंत्री उनके घर तक छोड़ने जाता है, ये भी परंपरा है। इनको छोड़ने जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कम से कम इनको सदन में अपनी बात, विदाई समारोह की, अपनी विदाई भाषण देने का मौका देना चाहिए था। इनका विदाई समारोह एक करना चाहिए था और उनको इज्जत से विदा करना चाहिए था, जैसे उपराष्ट्रपति लोग विदा होते रहे। तो पहले बेइज्जती उतनी हो चुकी। अब अगर इनको सच है, अगर मेरी जानकारी सही है कि इनको आज तक घर अलॉट नहीं हुआ है, तो शायद अब इनको लगा होगा कि अब ये तो अति हो गई है, अब मुंह खोलना चाहिए। तो एक डरा हुआ इंसान जो डर के मारे लगातार उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद को लज्जित करता रहा, उसने अब मुंह भी खोला, खुल के नहीं खोला। खुल के खोलता तो पूरी पूरी बात करता कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके खिलाफ दोनों गुजराती लोग हो गए। इन्होंने आज इशारे में ये कहा, आज या कल जब भी बात हुई, परसों शायद कल या परसों की बात है, इन्होंने ये कहा कि मुझे दाढ़ी से डर लगता है। तो दाढ़ी से डर को इशारा ही समझा जाए कि दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी जी को भी है, हल्की फुल्की दाढ़ी अमित शाह को भी है, दोनों को दाढ़ी है। तो डर लगता है तो क्यों लगता है? अगर बोलना था तो फिर खुल के बोलते, खुल के बताते कि आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया, ये इशारा तो सीधा सरकार पर ही है उनका। भाई वो सीधा सीधा स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट को बोल रहे हैं ना कि उन्होंने गलत किया। नहीं तो उनको खुल के बताना चाहिए था कि उनकी कौन सी बात नागवार गुजरी। उनको खुल के बताना चाहिए था कि जब उन्होंने जैसे कहा है हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोगों को दुख पहुंचाओ, तो अगर उनको एहसास है कि कुछ लोगों को दुख पहुंचा है तो उनको अब खुल के कहना चाहिए था कि मैंने कुछ अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, उससे लोगों को दुख हुआ है, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूं। और मुझे बाद में जब एहसास हुआ कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, तो मैंने सही करने की कोशिश की। वो सही दो दाढ़ी वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला, मैंने इस्तीफा देना पड़ा मुझे मजबूरी में। फिर खुल के ये बात करते। अभी भी डरे समय होकर के बात करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए उनके बयान पर कोई सनसनी नहीं हो रही। ये हो सकता है कि हम आप यहाँ जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत और टीवी चैनल या यूट्यूब टीवी चैनल तो नहीं करेंगे, हो सकता है कि और जो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया है, उन प्लेटफॉर्म पर इन पर बात हो रही हो, लेकिन कोई सिंपैथी उनके प्रति नहीं जग रही है। लेकिन अगर खुल के वो बातें करते, अगर वो खेद व्यक्त करते कि नहीं मुझसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और मैं अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, तो गुजराती मुझसे नाराज हो गए। सिर्फ इतनी बात अगर ये कह देते तो शायद आज परिस्थिति बदल जाती और धनखड़ के बारे में देश में कोई दूसरा माहौल होता। या ये कह देते कि भाई मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं चौधरी देवीलाल का प्रोडक्ट हूं, ये चौधरी देवीलाल के साथ हुआ करते थे विनीता ये, मैं इनको तब जानता था उस जमाने में जब चौधरी देवीलाल का काम ये करते थे। तो ये कहते कि मैं चौधरी देवीलाल का मैं चेला हूं और मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, मेरा मन धिक्कार रहा था, इसलिए मैंने किसानों के बारे में कुछ बातें कही, किसानों के बारे में मैंने प्रधानमंत्री इत्यादि को कुछ बातें कहने की कोशिश की, तो उन लोगों को लगा कि शायद मैं ज्यादा मुखर न हो जाऊं, तो वो नाराज हो गए। तो ये भी बात कहते तो कम से कम पूरी किसान बिरादरी इनके प्रति सिंपैथी रख रही होती और फिर परिस्थिति कुछ दूसरी होती, शायद उससे इनकी इज्जत बढ़ रही होती। लेकिन धनखड़ जी ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया। धनखड़ जी एक कलंक लेकर के गए हैं और कलंक लेके जी रहे हैं। अब इनको मकान मिले या न मिले, ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल है, मिलना है। धनखड़ एक विसल ब्लोअर बन के निकले हैं, इस वजह से ये सब झेलना पड़ा है उनको। लोग तो ऐसा भी सोचते हैं ना, आप जिस तरह से उन्हें देख रहे हैं उस तरह से ना देखिए तो दूसरी तरह से लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने दम दिखाया है, देखिए ये जाट अगर दम दिखाते हो तो वो बातें कहते हो जो मैं कह रहा हूं। अभी भी मौका है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले, ये बातें कह दे, मैं भी ताली बजाऊंगा,
मैं भी, हम आप फिर बैठ के परसों बात करेंगे और फिर मैं दूसरे रूप में इनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं इनको तब से जानता हूं जब ये देवीलाल के साथ थे, तो फिर मैं दूसरी तरह से बात करूंगा इनके बारे में। लेकिन जब तक वो सब वो नहीं करते जो मैंने कहा है, जब तक अपने पुराने कर्मों पे खेद व्यक्त नहीं करते, जब तक ये नहीं कहते कि नहीं मुझे मेरी आत्मा ने झकझोरा और फिर मैं अपने को बदल रहा था तो अचानक ये गुजराती नाराज हो गए, जब तक ये नहीं कहते कि मेरी आत्मा ने मुझे किसानों के सवाल पे झकझोरा और मैं किसानों के सवाल पे अब बोलने लगा था, प्रधानमंत्री से बात करने लगा था, किसानों के मुद्दे उठाने लगा था, उससे नाराज हो गए। अगर ये सब बातें ये कहें, इन तक बात अगर आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर इनकी छवि बदलेगी और फिर इनके बारे में दूसरी बातें होंगी। जी विनीता। जी सर। सर अब मैं तीसरा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ईरान वाला। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।